नाजरीन, मेरा नाम शुएब राजा है और आज इत्तेफाक से मेरे एक छोटे भैया वकार गिलानी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये आए हुए थे। तो मैंने कहा कि इनके साथ एक वीलॉग कर लिया जाए। और आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो अभी भी मिली है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 90 दिन के अंदर अंदर पंजाब असम्बली के इंतखाबात का हुक्म दे दिया है। तो गिलानी साहब, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है, आप क्या कमेंट्स करेंगे इसमें? मैं तो पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा नाजरीन के बिलाखिर ये 12 घंटे के बाद ये फैसला जो है अभी आ गया। रात के 10:30 बजे 10:15 होने लगे हैं। तो अभी ये फैसला जो महफूज था सुबह से नाजरीन, ये फैसला महफूज था और अब ये तकरीबन 10-12 घंटे के बाद अनाउंस किया गया है, जिसमें जस्टिस जवाद हसन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर अंदर जो आइन के मुताबिक एक मुद्दत है जी बिल्कुल, वो इंतखाबात करवाए। अब देखना ये है कि इस फैसले का आगे क्या होता है। पहले ये कुछ अर्सा, कुछ टाइम, कुछ घंटे महफूज हो के ये अब आया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी हुकूमत, क्या इलेक्शन कमीशन जाएगा और क्या होगा आगे? बट ये एक खुशाइंद बात है। गिलानी साहब देखें, इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता मेरे ख्याल में, क्योंकि उसके पास, मेरे ख्याल में तो उसके पास इख्तियार ही नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सके इसके अगेंस्ट, क्योंकि उसकी ड्यूटी है जी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन करवाना। वफाकी हुकूमत जा सकती है। वफाकी हुकूमत भी कैसे जाएगी? या तो फिर ये है ना कि वो असेंबली में उनके पास मेजोरिटी है नहीं, ठीक है, कि वो उसमें अमेंडमेंट कर सके, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो वो कैसे जाएंगे? मतलब कोई उसके कोई जस्टिफिकेशन क्या निकलेगी? पता नहीं अब कैसे जाएंगे या कुछ लोग कैसे आएंगे, ये ना हो जाए। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो आपने अब की है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि नाज़रीन और वो पता नहीं हो जाते हैं या कोई और आ जाते हैं, ये एक अलग बात है। मुल्क के वसी तर मफाद में मुल्क का फिर एक दफा अल्लाह हाफिज होने वाला ना हो। नहीं, वसी तर अल्लाह ताला रहम करे। वैसे वसी तर मफाद तो नहीं, देखें ये चले वसी तर मफाद कर लेते हैं। ये बदकिस्मती होगी इस मुल्क की अगर एक मतलब फिर कोई ऐसी बात होती है। लेकिन इस वक्त टू बी वेरी ऑनेस्टली इकोनॉमिकली हमारी ये पोजीशन नहीं है कि हम वो अफोर्ड कर सकें। वैसे भी देखिए, परवेज मुशर्रफ के बाद से बहुत सारे लोगों को यकीन है और मैं भी उनमें शामिल हूँ कि पाकिस्तान में अब उस तरह से बराह रास्त मार्शल लॉ लगाना इतना आसान काम नहीं रह गया है। और इनडायरेक्ट मार्शल लॉ तो हम पता नहीं कब से देख रहे हैं। उसको तो 75 साल हो गए हैं ना, उसकी तो वो तो हमसे ज्यादा हिस्ट्री उसकी लंबी है। तो उसमें ये है, पाकिस्तान से ज्यादा लंबी हिस्ट्री उसकी है। लेकिन देखें ये जो हुकूमत कह रही है एक्चुअली के मुश्किल हालात हैं इकानमी के और सियासी तौर पे, ये तो वाज़ेह तौर पे है, जाहिर है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान का जो ग्राफ है पॉपुलैरिटी का वो ग्रेजुअली वो नीचे आता रहे और उसके बाद एक मुनासिब वक्त पे जाके नाजरीन वो चाहते हैं कि इंतखाबात हो जाए। लेकिन ये अभी जो IMF का आज हो गया, आपने ये देखा है आज कि कल जो एक पहले खबर चलती रही कि IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है, फिर हमने देखा कि वो 2 घंटे बाद वही मीडिया दोबारा वो रिवर्स कर दिया खबर को कि अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, इसहाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे और वो जब कोई स्टेटमेंट आएगी IMF की फिर करेंगे। इत्तफाकन आज सुबह मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ इसहाक डार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो फिर जो IMF की स्टेटमेंट, नाजरीन आपको भी पता होगा, सुबह 8-8:30 बजे IMF की स्टेटमेंट चूँकि अमेरिका से आनी थी वहाँ से रिलीज़ की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें पाकिस्तान करे और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन मीटिंग्स करेंगे, वर्चुअल डिस्कशन, और उसके बाद ये मामला तय होंगे। जो बाज़ाहिर लगता ये है कि IMF ने जो बदएतमादी की फ़ज़ा है सियासी तौर पे और माशी तौर पे, उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ प्रायर कंडीशंस जो हैं, प्रायर एक्शंस जो हैं वो पहले आप लें, जैसे कि सेल्स टैक्स का निफाज, जैसे कि और आज जो इसहाक डार ने कहा कि 170 अरब रुपए के नए टैक्स लग रहे हैं पाकिस्तान की अवाम पे, और वो चाहे वो जल्दी से जल्दी कोई ऑर्डिनेंस लाएं या कौमी असम्बली से वो बिल पास करवाएं। नाज़रीन ये आइंदा चंद दिनों में एटलीस्ट, उसके अलावा जो गैस और बिजली की कीमतें बढ़ेंगी और इन चीज़ों की इंडिकेशन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। बदएतमादी का ये हाल है कि एक इंटरनेशनल अदारा कह रहा है कि पहले आप ये सारे मैयस लें, उसके बाद हम आपको अगली किस्त जारी करेंगे। लेकिन ये मज़े की बात है राजा साहब कि ये वही सूरत हाल है, आपको याद होगा 2 साल पहले ही, बल्कि साल डेढ़ पहले ही, जब भी IMF की यही सूरत हाल थी, इमरान खान की हुकूमत जाने वाली थी और इमरान खान, नाज़रीन आपको भी पता होगा, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा रहे थे और बहुत सारी जो IMF की कंडीशंस थी उनको लोकल लोगों को, अपनी आवाम को फ़ायदा देने के लिए रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पे जब ये गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भरपूर इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने एक इंटरनेशनल आलमी मुआहदे को डिसऑनर किया है, डिसग्रेस किया है और वो अब उनसे बात करके वो शर्तें उनकी पूरी नहीं कर रहा जो कि करनी चाहिए। अब मजे की बात है कि इसहाक डार भी वही कुछ कर रहे हैं 4 महीने से
उन्होंने रुपए को डिवैल्यू उन्हें धरोका हुआ है, जो कि आईएमएफ की कंडीशन है कि उसको ओपन मार्केट में रखें। उसके बाद जनाबे आली तेल की कीमतों को उन्होंने काफी अरसे से नहीं बढ़ाया था, फिर अब जब प्रेशर पड़ा है उन पे और एक डिफॉल्ट का रिस्क आया है, तो उसमें आप ये देखें यकदम ही 35 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। ये हमारी एक्चुअली लोकल जो हर हुकूमत की कोशिश बात करने का मकसद ये है कि होती है कि मैं सियासी फायदे लूँ इससे या आवाम को कुछ दे सकूँ, और उसमें वो नहीं देखते कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट को किस तरह डिसऑनर किया जा रहा है। शाहदार साहब ने खुलेआम शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा, आपको याद होगा कि आई डैम केयर और मैं उनसे देख लूंगा IMF को, और ये क्या है वो क्या, और आज खुद हम देख रहे हैं कि वो तल्ले मिनतों पे आए हुए हैं और कह रहे हैं कि हम इस्लाहात लाएंगे। तो बदकिस्मती है कि सियासी मुफादात के लिए इस सारे जो काम होते हैं उसका बर्डन, सारे का सारा बोझ पाकिस्तान के अवाम पे आता है। यकदम उनकी बिजली गैस की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, रुपया और डिवैल्यू होगा। नुकसान किसका है? अवाम का है। हुक्मरान तबके का तो कोई नुकसान नहीं मुझे राजा साहब नजर आता। गिलानी साहब देखें, मेरा एक सवाल है यहाँ पे। बात ये है, जो भी हुकूमत आती है अवाम से वो कहते हैं कि अवाम कड़वा घूंट पिए, अवाम के लिए मुश्किल फैसले हैं। मुझे ये बताएं कि इतने सालों में जो आपने इतना कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा दिया, उसका अवाम को क्या फायदा हुआ? शुरू में, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। 2 डैम बने सिर्फ मंगला और तरबेला, बाकी का कर्जा मुझे नहीं पता कहां लगा, टू बी वेरी ऑनेस्टली, आप भी इसको समझेंगे। अब जो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने आते साथ ही एक ऑस्टेरिटी कमेटी बनाई थी जिसमें वो नासिर खोसा वगैरह हैं, उनकी रिकमेंडेशंस प्राइम मिनिस्टर की टेबल पे पड़ी हुई। उन्होंने कहा जी 30 से ज्यादा वजीर नहीं होने चाहिए, 85-86 वजीर हो गए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतने नहीं रहे। आप इंडिया को देख लो, इंडिया के 30 से ज्यादा वजीर नहीं होंगे यार, जो इतना बड़ा मुल्क है। यूके अमेरिका को देखें, यूके अमेरिका से तो खैर आप उनसे देखें, यूके अमेरिका से तो हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना। हम करते तो हैं ना, नहीं कंपैरिजन नहीं बनता ना। अब तो हमारा कंपैरिजन, टू बी वेरी ऑनेस्टली, बांग्लादेश से भी अमेरिका को आंखें दिखाते हैं आपको। वो नहीं सर, अब तो हमारा कंपैरिजन जो है वो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। अब तो आपकी मेरा ख्याल है हम तो आहिस्ता जितने डॉलर पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा चुके हैं, अफगानिस्तान से भी नहीं बनता, अफगानिस्तान से भी नहीं बनता। और हम तो इथोपिया के सदर से जब मुलाकात होती है तो हम उनके शुक्रगुजार होते हैं। मैं उस दिन पढ़ रहा था, मैं बड़ा हैरान हुआ कि इथोपिया की करेंसी भी हमसे स्ट्रांग है। अफगानिस्तान की तो पहले स्ट्रांग है, अफगानिस्तान की तो पहले स्ट्रांग है, और अब हमने मजीद स्ट्रांग कर दिया है। जो अब रिपोर्ट्स आ रही है नाजरीन के FBR की और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं कि डॉलर किस तरह स्मगल हो रहा है और वो सारा का सारा काबुल जा रहा है, और वहां पे वो उनके जरिए मुबादला के जखायर बढ़े हैं, और बदकिस्मती ये देखिए कि हमारे तेजी से कम हो रहे हैं। लोएस्ट स्टेप है इस वक्त नाजरीन, 2.9 बिलियन US डॉलर पाकिस्तान के नेट रिजर्व्स हैं, जो कि शायद पता नहीं कितने 100 बिलियन होने चाहिए आइडियली तो। और ये आदि सागदार ने कहा कि ये 2.9 बिलियन जो आप कह रहे हैं, इसमें 3 बिलियन वो हैं जो हमने देने हैं। लेकिन वो तो चले कहीं कि टैक्स जमा होगा, कुछ कोशिश करके हम कुछ कर लेंगे। मतलब यानी आपके पास आप तो माइनस में जा रहे हैं ना भाई। इस मुल्क का हाल जो इकोनॉमिकली वही हो गया है, जो गरीब आवाम का है, जो किस्तों पे बिल देती है बेचारी, और वो बिलों की किस्तें करवाते हैं। हम देखते हैं सारे जो अवाम है, मोस्टली लोग अब पे नहीं कर सकते बिजली के बिल, आपको पता है। तो ये हमारे मुल्क की सतह पे भी हमारा हो गया कि अब कर्जे लेके किस्तें दे रहे हैं, हम कर्जे लेके किस्तें दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। तो ये हमें कुछ इस मुल्क के लिए सबको, जो सियासी जमातें हैं खास तौर पे, और जो वो हमारी जो असल हिस्ब इक़्तिदार है, उसको कुछ सोचना होगा कि क्या करना है हमने इस मुल्क का आगे, या ऐसे ही चलते रहना है, गरीब आवाम पे सारे बोझ ढलते रहने हैं, और खुद उनके बजट्स में कोई कमी हमें नजर नहीं आती। गिलानी साहब, मैं वही अर्ज कर रहा था कि देखें, वो जो उनकी अपनी बनाई हुई कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है, उसके तो आप अगेंस्ट जा रहे हैं। वैसे इस बात में तो मैं बल्कि इमरान खान, बहुत दुनिया उनको तनकीद भी करती है, बहुत दुनिया उनको लीडर भी मानती है, लेकिन उनकी ये बात बड़ी दिलचस्प है कि ये कहते हैं कि ये जो हुक्मरान तबका हमारा है, अल्टीमेटली इन लोगों ने खुद तो बाहर चले जाना होता है। इनके जो जमा पूंजी है वो डॉलरों में है, तो इनकी तो अमाउंट बढ़ रही है, इनकी तो बढ़ रही है, तो गरीब आवाम की कम हो रही है। तो इसका नतीजा क्या निकल है कि रिच और पुअर का, गरीब और अमीर का जो फासला है, गैप है, वो बढ़ता जा रहा है। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, और वो जो पावरफुल तबका है उसकी ग्रिप जो है वो बड़ी स्ट्रांग रहेगी सोसाइटी पे, और गरीब लोग जो हैं वो बिल्कुल एक गुलामाना जिंदगी बसर करेंगे। बट ऐसे निज़ाम तो नहीं चलते, ना चलने चाहिए। जी गिलानी साहब, ये बस बदकिस्मती है हमारी। अच्छा, दूसरा आज का जो एक अहम मौजू है वो कैप्टन सफदर साहब के बयानात हैं कुछ। हाँ, नहीं, कैप्टन सफदर साहब एक जबरदस्त शख्सियत है। उनके बयानात गाहे आप देखा करें तो बड़े ही दबंग किस्म के होते हैं। इवन के कौमी असम्बली के अंदर भी जब वो MNA थे, लेकिन आज का उनका बयान जो है वो एक्चुअली
देखें उस तरह की एक आवाज़ है जो PMLN के अंदर से अब आ रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब और कुछ देखें, और लोग, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, उन्होंने वैसे कैप्टन सफदर ने ये बड़ा खुलेआम कह दिया कि वोट के एक मिनट, देखिए गुजारिश क्या है, शाहिद खाकान अब्बासी को तो तकलीफ इसलिए थी कि वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके ऊपर मरियम को बैठा दिया गया। कैप्टन सफदर की तो बीवी है यार, उसको क्या तकलीफ है? ये तो खैर देखें ये तो बात नहीं है, लेकिन ये जो उन्होंने बात की है नाजरीन, और आपको भी पता है कि वो उन्होंने दाता गंज बख्श हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला बड़े सगीर के बड़े ज़बरदस्त दरवेश बुजुर्ग रहे हैं, उनकी दरगाह पे हाजिरी देते हुए दाता दरबार के हाथा के अंदर ये बात उन्होंने की है कि वोट के इज्जत दो के बयानी को जलील कर दिया है खुद PMLN ने। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को, बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, उसमें उसके लिए वोट नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने जो सबसे अहम बात है नाजरीन और राजा साहब, मैं इनको के भी कह रहा हूँ कि जो जो उन्होंने बात की, जो आजकल आपको पता है इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी एक मुबैना बेटी के हवाले से कि उन्होंने इसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ, उसको ओन नहीं किया हुआ, तो उन्होंने कैप्टन सफदर ने नाजरीन ये कहा है कि ये इस तरह के ज़ाती हमले जो हैं सियासत में हमें नहीं करने चाहिए। और वो ये बात अपने ही पार्टी को एक्चुअली डायरेक्टली कह रहे हैं। देखिए इसका और इसमें एक उसके असरात ये हैं जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि ये केस जो टेरियन वाला केस है ये 26 साल पुराना है। जब खान साहब हुकूमत में आए थे, जब मियाँ साहब उनको बुलाते रहे, वो नहीं आए, तो उस वक्त ये केस इन्होंने शुरू कराया था। चले 26 साल गुजर गए इस बात को। दूसरी जो बात है ना भाई, वो अब क्या बात कर रहे थे अभी कि उन्होंने कहा कि जाती हमले नहीं करने चाहिए थे, जाती हमले नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात की कि जब 4 साल इवन देखें वजीर आजम भी रहे हैं इमरान खान, और इस केस का कहीं जिक्र नहीं था, फिर ये अचानक से ये केस किस तरह से, मेरा मतलब है नहीं, मेरा क्वेश्चन जो था ना वो ये था कि अभी कुछ दिन पहले जब अतर मिनल्ला थे चीफ जस्टिस, उस वक्त भी ये केस आया और उन्होंने उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, फायर कर दिया, डिसमिस कर दिया, प्रिलिमिनरी डिसमिस कर दिया। अब ऐसी क्या बात हुई कि अब उसको एक्सेप्ट भी कर लिया और 3 रुकनी बेंच सुनेगा भी? सुन रहा है जो अब मार्च की कोई तारीख है इसमें। 26 साल पुराना केस पाकिस्तान से रिलेटेड ही नहीं है। जो भी था ना, वो बच्ची यहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब ये कि 26 साल के बाद उसको दोबारा पुटअप करने के उसके पीछे क्या मकसद हो सकते हैं? ये आप बताएं ना, थोड़ा सा इस पे बात करें कि उसके क्या मकसद हो सकते हैं। मैं तो ब्रॉडली मैं कैप्टन सफदर की वजह करता हूं कि जाती हमले, जाती चीजों को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं अर्ज कर देता हूं, वजह ये है कि बदकिस्मती से खान साहब को नाअहल करने के लिए उनके पास और कोई चीज बचती ही नहीं है, तंग आकर 26 साल पुराना केस इनको निकालना पड़ा। दैट इज द, ये तो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान की जो अदालतें हैं और अदालती निज़ाम है उनको भी सोचना चाहिए कि क्या ये हम बदकिस्मती से नाजरीन हम भी ये देखते हैं इस मुल्क में हमेशा से मजहब के नाम पे, ज़ाती किरदार के नाम पे इस्तेहसाल किया गया है, सियासतदानों का, सहाफ़ियों का, मुआशरती किरदारों का। यहाँ पे इन चीज़ों को एक आला के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जब ज़रूरत पड़े इस्तेमाल कर लिया, जब ज़रूरत पड़े उसको वापस ट्रंक में रख दिया, जनाब ये केस नहीं उठाना, और जब दिल करे और जितनी देर तक दिल करे फैसले महफूज रहें। तो आज भी फैसला जो आपको पता है कितनी देर महफूज रहा है, पता नहीं कहाँ महफूज था वैसे फैसला, ये जो 10-12 घंटे के बाद ये लाहौर हाईकोर्ट का फैसला है जैसे जवाद हसन का कि ये 90 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म। जी बड़े लकी हैं आप, 12 घंटे के बाद आ गए। मेरे पास तो ऐसे केसेस हैं कि 3-3 साल वो फैसला महफूज ही रहा है, आया ही नहीं है। वैसे ऐसे फैसले को महफूज नहीं हनूत कहते हैं, तो फैसला हनूत हो गया है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो बड़े मेरे ख्याल में 12 घंटे तो बड़ा मामूली सा टाइम है, ये तो इतना कोई मसला नहीं है, ये तो जायज है, मेरे ख्याल में जस्टिफाइबल है। वो जो 3-3 साल के जो लड़के हुए हैं उनका आप क्या करेंगे? खैर एनीवे, मेरे ख्याल में अभी अपनी इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल हम दोबारा, गिलानी साहब आप तशरीफ लाएं, कल दोबारा आपसे इस पे गुफ्तगू करेंगे और किसी नए टॉपिक पे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन थैंक यू वेरी मच जी, अपना सब ख्याल रखें। और जाते जाते सिर्फ एक बात कहूंगा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है ये इट्स अ वंडरफुल डिसीजन, और पहली मर्तबा मैं मतलब ये कि मुझे खुशी हुई है कि कोई फैसला जो है वो आइन के मुताबिक किया गया है। नहीं सर, बहुत सारे अदालतें देखें आइन के मुताबिक ही करते हैं, लेकिन बशर्ते कि ये कि इन फैसलों पे अमल भी हो जाए। सर नजरिया जरूरत भी इतने आंदा रहे, ना करो नजरिया जरूरत तो अब भी मौजूद है कहीं ना कहीं। देखें चले, थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखें, थैंक